नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। शुरुआत करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम द वॉर की। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, एडीबी से लेकर चीन तक से कर्ज लेकर भले ही गीदड़ भपकियां देता रहता है, लेकिन उसके हाल बदहाल बने हुए हैं। इसका अंदाजा पाकिस्तान डेप्ट का ताजा आंकड़ा देखकर लगाया जा सकता है, जो पाकिस्तान इकोनॉमी के संकट में होने की गवाही देता है। जी हाँ, कंगाल पाकिस्तान के लिए वित्त वर्ष 2024-25 की पाकिस्तानी आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट झटके वाली सामने आई। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान का कर्ज चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीनों में बढ़कर अब 76,000 अरब पाकिस्तानी रुपया हो गया है। कर्ज के इस पहाड़ तले दबकर इकोनॉमी की दर भी 2.7% रहने का अनुमान है। लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की स्थिति तमाम बाहरी मदद के बाद भी जस की तस बनी हुई है, जबकि ये मदद पाकिस्तान डेप्ट के पहाड़ को एक और भी बड़ा करता है। हालांकि सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जारी करने वाले वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले 2 वर्षों से सुधार की राह पर है और चालू वित्त वर्ष में ये प्रक्रिया और अधिक स्थिर और मजबूत है। समीक्षा के अनुसार नकदी की कमी से जूझ रही पाकिस्तान इकोनॉमी इस साल 2.7% की दर से बढ़ सकती है। उन्होंने आगे कहा कि 2023 में जीडीपी ग्रोथ 0.2% थी, जो कि 2024 में बढ़कर 2.5% हो गई। कर्ज की मार के बीच औरंगजेब ने उम्मीद जताते हुए कहा कि अगला वित्तीय वर्ष एक बदलाव की कहानी होगी। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में कर्ज का जो आंकड़ा बढ़कर 76,000 अरब पाकिस्तानी रुपए पर पहुंचाया, उसमें स्थानीय बैंकों से 51,500 अरब पाकिस्तानी रुपए और बाहरी स्रोतों से 24,500 अरब पाकिस्तानी रुपयों का कर्ज शामिल है। ये गौरतलब है कि सर्वे वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार के आर्थिक प्रदर्शन पर प्रकाश डालने वाला एक महत्वपूर्ण बजट और पूर्व दस्तावेज है। पाकिस्तान का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से शुरू होता है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि 800 अरब पाकिस्तानी रुपए के वार्षिक घाटे को नियंत्रित करने के बाद सरकार अगले साल 24 सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों के निजीकरण की योजना बना रही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि पाक इकोनॉमी 411 अरब डॉलर की हो चुकी है, जो पिछले वित्त वर्ष में 372 अरब डॉलर थी। लेकिन इकोनॉमी की हालत को पाकिस्तान फॉरेक्स रिजर्व का डाटा साफ बताता है कि 30 जून 2024 तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 9.4 अरब डॉलर था, जो केवल 2 सप्ताह के आसपास के आयात को कवर कर पाएगा। तो पाकिस्तान की कंगाली अब वैश्विक स्तर पर जाहिर हो रही है। तो 76,000 अरब रुपए पर कुल कर्ज पाकिस्तान का पहुंच चुका है। कर्ज के दलदल में पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। अब ऐसे में ये बात गौरतलब है कि कैसे पाकिस्तान इस कर्ज के दलदल से बाहर निकलता है। क्या पाकिस्तान के पास रोड मैप है इस पूरे कर्ज के दलदल से बाहर निकलने के लिए? क्या पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटजी है? क्योंकि 76,000 अरब रुपए का पूरा कुल कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है। IMF, वर्ल्ड बैंक और चीन से पाकिस्तान को कई बार मदद मिल चुकी है। ठीक है, तो इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ चित्रा अवस्थी विदेश मामलों की खास जानकार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चित्रा जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। चित्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान के ऊपर जो एक कर्ज का बोझ है, पाकिस्तान उस बोझ के तले दबता जा रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान की इस हालत को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान दुनिया मानती एक फेल्ड स्टेट है, इसलिए कि पहली बात तो इसकी जीडीपी और अगर आप उसका सिर्फ जो कर्ज का ब्याज है उसी का रेशियो देखें तो होश उड़ जाते हैं। इसकी जीडीपी का एक मुख्य हिस्सा जो होता है सिर्फ उसके कर्ज के ब्याज में ही चला जाता है, मूल तो छोड़ दीजिए। अब इसका हाल ये है कि IMF इसे कह रहा है कि हम पैसे तो तुम्हें देंगे, पर एक चीज इंश्योर करो, उससे तुम चीन का कर्ज वापस नहीं कर दोगे। चीन कहता है अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारी चीजें लेते जाएंगे। और जो अभी आपने एक बात बोली कि पाकिस्तान निजीकरण की बात कर रहा है अपनी संस्थाओं में, दरअसल वो निजीकरण की बात नहीं कर रहा है, वो अपने एक एक डिपार्टमेंट्स को बेचने की बात कर रहा है।
मतलब वर्ल्ड बैंक ने पैसे रिलीज तो करे नहीं, अभी उसने सैंक्शन कर दिए, और रिलीज करने के लिए बहुत बड़ी शर्तें जो रखी है उनमें से एक है कि अपनी एयरलाइंस बेच डालो। अभी रिसेंटली जो इनकी नेशनल एयरलाइंस है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस करके है, उसका एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी अमेरिका में जिससे इनको काफी रेंटल आता था। तो उससे मतलब सिर्फ रेंटल से इनकी इकोनॉमी इतनी श्रिंक कर गई कि उसका 2-4% हो जाता था। अब इनको वो भी बेचना पड़ रहा है क्योंकि कुछ पैसे खड़े करने हैं। तो पाकिस्तान की हालत तो बहुत ही ज्यादा खस्ता है, लेकिन लेकिन एक बात और है, ये समझिए कि इस स्टेट को फेल होना, मतलब एक तरीके से फेल हो भी चुका है, पर ऑफिशियली इसका फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वजहों से कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो लगातार इसको ऑक्सीजन देती रहेंगी। मतलब वो वही हाल हो गया ना कि जेल में गुंडा बोला सरकार तुझे बाहर नहीं जीने देगी, हम तुझे अंदर नहीं जीने देंगे। तो ये ताकतें इसको पूरी तरह से फेल भी नहीं होने देंगी, लेकिन सिर्फ उतना ऑक्सीजन देंगी जिससे इसकी सांसें चलती रहें, ये खड़ा हो जाए, अपनी सेहत बना ले, अपने नागरिकों के लिए कुछ कर ले। इसकी संभावना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दिखाई देती है मुझे, क्योंकि इम्पॉसिबल कहते हैं सिद्धांत रूप में कि कुछ भी नहीं होता है। ठीक। पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका टीवी नेट पर। पंकज जी, पाकिस्तान जो है अब कर्जे के दलदल में लगातार फंसता जा रहा है, ऐसा कर्ज का जो बोझ पाकिस्तान के ऊपर आ चुका है, इसको आप पूरे इस मामले को किस तरह से देखते हैं? ऋतिक जी, आपने बोला कर्ज के तले दबता जा रहा है। जिस तरह का देश पाकिस्तान है, इसे तो अब तक तबाह और बर्बाद हो जाना चाहिए था। इस देश ने अपने घर में आतंकवादियों की नर्सरी खोल रखी है। इनके यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए टेररिस्ट के अलावा और कुछ है नहीं। इनके यहाँ और कोई इंडस्ट्री चलती नहीं है। इनके जो हुक्मरान है जब भी विदेश में जाते हैं तो हाथ में एक बड़ा सा कटोरा लेकर के जाते हैं। ये बात खुद शहबाज शरीफ ने कही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये हर देश में जहां भी जाते हैं वहां से कटोरा लेकर के जाते हैं, भीख मांग करके लाते हैं। और आप बोल रहे हैं इकोनॉमी, अरे भिखारी क्या इकोनॉमी चलाएगा? नहीं बोलना चाहिए भिखारी किसी देश को, लेकिन आप खुद देखिए कि सऊदी अरब में जाते हैं, यूएई में जाते हैं, चाइना जाते हैं, यूरोपियन यूनियन में जाते हैं, एडीबी बैंक से मांगते हैं, एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन से मांगते हैं, शंघाई सहयोग संगठन से मांगते हैं कर्जा नहीं भीख मांगते हैं, फिर आईएमएफ से मांगते हैं, वर्ल्ड बैंक से मांगते हैं। कहां से नहीं मांगते? जो इनके यहाँ आता है बतौर गेस्ट, उसके सामने भी एक कटोरा फैला देते हैं। आपको लगता है ऐसा देश को ये अर्थव्यवस्था चला रहा है? अर्थव्यवस्था वहां चलती है जहां पर आप अपने देश में लोकल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल की कुछ इंडस्ट्रीज लगाएं, जिससे कि आप कुछ दुनिया को दें, अपने देश को कुछ दें, बदले में आप कुछ पैसे कमाएं। उससे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके तो आपका वो चलता है। अब देखिए, एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, बंटवारे में जो पंजाब था उसका 56% हिस्सा इनके पास चला गया, और जो 56% हिस्सा इनके पास गया वो बेहतर वाला था। जमीन की उर्वरक शक्ति को अगर आप देखें तो वो बेहतर हिस्सा था पंजाब को जो इनके पास गया। बावजूद इसके हमारा पंजाब इनके पंजाब से कहीं ज्यादा चावल उगा रहा है, और कहीं ज्यादा गेहूं उगा रहा है, कहीं ज्यादा दूसरी फसलें उगा रहा है। सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो इनके पास बचा क्या? अच्छा, हमने जो था बहुत समय समय पर रिफॉर्म्स वगैरह किए। वडेरे जो थे, जमींदारी प्रथा हमारे यहाँ 1958 में इंदिरा गांधी जी ने खत्म कर दी, बहुत बढ़िया काम किया। इनके आज भी वो वडेरे चलते हैं। वडेरे जो है उन्हें अगर आपने अपने काबू में कर लिया तो वो अपने कारकुनों से पूरे रियाया से वोट आपको दिलवा देंगे। और उसके बाद आप वोट की क्या बात करें, 3 तो मिलिट्री कू हो चुके हैं इनके देश में। सेना जो है वो सरकार चलाती है। अब इनके पास है क्या? अर्थव्यवस्था के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। एक बड़ा कॉमन सा फ्रेज आजकल हम बोलते हैं कि आटे की लाइन में लग रहे हैं, मर रहे हैं उसमें, तो आटा तक तो ये पैदा नहीं कर पा रहे। ये अभी देखिए, भारत के साथ इन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो खत्म किया था, हमने इन्हें दिया था, इन्होंने हमें नहीं दिया था। बावजूद इसके हमसे ट्रेड जो इन्होंने खत्म किया था, तो इनका दोगलापन देखिए। हमारा सामान मुंबई पोर्ट से, नेवा शिवा पोर्ट से, बाकी जो जितने भी वेस्टर्न कोस्ट पर पोर्ट्स हैं, वहां से हमारा सामान दुबई जाता था, दुबई में शिप चेंज करके इनके पास आता था। मान लीजिए जो पैराशूट नारियल तेल की जो एक शीशी है वो आपको 100 रुपए की मिल रही भारत में, वही शीशी 800 रुपए की इन्हें मिल रही होती थी। जो 2.5-3 लाख रुपए की पहले मारुति कार आपको यहाँ मिलती थी, वो वहां 8-10 लाख रुपए की वहां मिलती थी। तो इनके पास है क्या? और इनके जितने भी जो करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और करप्ट फौजी अधिकारी हैं, इनके अलावा छोड़ करके पैसा किसके पास है वहां पर?
आप एक भिखारी मुल्क का कुछ सवाल ही मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक भिखारी मुल्क के लिए आप बोल रहे हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था और ये कर्ज में चली जा रही। कर्ज क्या? कर्ज तो वो व्यापारी लेता है जो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वो इन्वेस्टमेंट के लिए और अपना क्या बोलते हैं आगे अपना एम्पायर ठीक है। बढ़ाने के लिए काम करता है, वो कर्ज लेता है। अगर कर्ज देखा जाए तो भारत पर सबसे ज्यादा कर्ज है, भारत से ज्यादा कर्ज चीन और अमेरिका पर है। ये राइजिंग इकोनॉमीज हैं, ये लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर कर्ज लेती हैं और ठीक। ये अपने ऐशो आराम के लिए, अय्याशी करने के लिए कर्ज लेते हैं। तो इनकी अर्थव्यवस्था है क्या? टेररिस्ट इकोनॉमी है इनकी। ठीक। चित्रा अवस्थी जी हमारे साथ बनी हुई है। चित्रा अवस्थी जी का मैं रुख करना चाह रहा हूँ। चित्रा जी, अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के ऊपर इतना 76,000 अरब रुपए का कर्ज हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, अगर ये संकट पाकिस्तान के ऊपर मेन किस चीज का है? गिरते हुए विदेशी मुद्रा भंडार का, कमजोर विकास दर का, ये जो कर्ज बढ़ रहा है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पाकिस्तान के लिए क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अभी जिन्होंने कहा कि वो केवल आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, नहीं, वो गधे एक्सपोर्ट करने में भी दुनिया में नंबर 1 में है। वो 4 पैर वाले गधे भी एक्सपोर्ट करता है, 2 पैर वाले भी करता है, और वो चाइना को अपनी बच्चियां एक्सपोर्ट भी करता है। ऐसा मतलब वो गिरा हुआ देश है जो मैंने दूसरा नहीं देखा। अब वहां जो संकट है, संकट तो देखिए चहुं ओर से है, 10 दिशाओं से संकट है उसको। मुद्रा भंडार भी कम हो रहा है, कर्ज भी बढ़ रहा है, बिजनेस भी डूब रहा है, आईएमएफ की शर्तें ऐसी हैं, बिजली के दाम ये बढ़ा दो, टैक्सेशन ये बढ़ा दो, बिजनेस के लिए नॉन कंडुसिव वहां का वातावरण होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है जो वहां पर इतनी तेजी से मदरसा लर्निंग है, जो ये सिखा रही है कि मैंने वहां के बहुत सारे बच्चों के, इवन जो टीनेजर्स हैं, उनके इंटरव्यू सुने हैं, जो कहते हैं कि हम इस दुनिया के लिए जी ही नहीं रहे हैं। तो जो इस दुनिया के लिए जी ही नहीं रहा है, उसको कुछ करना ही नहीं है, वो आतंकवादी एक्सपोर्ट करेगा, गधे एक्सपोर्ट करेगा, यही काम करता रहेगा। अब प्रश्न ये है कि इसको इतना कर्जा मिलता क्यों है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो इसको इतना कर्जा मिलता है, उसकी 2-3 वजह हैं। सबसे बड़ी एक वजह है तो ये है कि देखिए, जो आईएमएफ इसको कर्ज देता है, हम जहां जहां से कर्ज मिलते हैं उसको तोड़ कर देखेंगे, तो आईएमएफ से जो इसको कर्ज मिलता है वो इसलिए मिलता है कि देखिए, आईएमएफ में सब कंट्रीज का पैसा जाता है। अमेरिका की दादागिरी है, उसको यहाँ कर्ज मिल जाता है, बदले में अमेरिका अपने अड्डे यहाँ बनाता है। अभी आपने सुना होगा नूर खान एयरबेस और उस सब के बारे में। दूसरा क्या होता है कि जो इनके ऑफिसर्स होते हैं वो पैसा ले लेते हैं और इसके बाद उसको जाके अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं। इनके यहाँ परेशानी की शुरुआत यहाँ से हुई कि इन्होंने अपने बड़े से बड़े पद में बैठे हुए आदमी को डुअल सिटीजनशिप अलाउ कर दी। डुअल सिटीजनशिप का नतीजा होता है कि किसी को भी पाकिस्तान की हालत से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, हम लूटेंगे, खसोटेंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो पैसा घूम के अमेरिका के पास चला जाता है। एक तो चीज ऐसी है। दूसरी, हम सब लोग जानते हैं कि अमेरिका को वहां पे सैन्य अड्डे बना के ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, अप टू द एक्सटेंट रूस, भारत, सबकी ओर नजर रखने की और एक वो सैटेलाइट लेके देखने की सुविधा मिल जाती है। अब देखिए, इसके बाद ये क्या होता है कि एक नस्ल होती है, एक मतलब जो देश सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार पर बना है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, वो पॉजिटिव नहीं सोच सकता। जैसे यहाँ पर दरोगा और अपना केंद्र बना के रखा इन्होंने पाकिस्तान को कोशिश करी, वैसे ही इन्होंने इजराइल को भी बनाया था अमेरिका वालों ने, लेकिन इजराइल एक नेगेटिव फीलिंग के साथ नहीं बना था देश, वो पॉजिटिव फीलिंग के साथ बना था। वो कहां से कहां पहुंच गया। दूसरा, हम बात करें चीन इसको क्यों दे देता है वक्त बेवक्त, तो देखिए, चीन वक्त बेवक्त उसको इसलिए दे देता है कर्ज कि वो चाहता है कि उसका होल्ड रहे। अच्छा, इसका जो गिलगित बाल्टिस्तान हो, चाहे पूरा बलूचिस्तान हो, जो वहां खनिज संपदा है उसको पाने की होड़ लगी हुई है चीन में। रूस भी चाहता है पर रूस को पहुंच नहीं मिल पा रही, और अमेरिका में। तीसरा, इसको पैसे जो देने वाले होते हैं वो गल्फ कंट्रीज होते हैं। गल्फ कंट्रीज 2-3 वजह से पैसा देते हैं या मदद देते हैं। तुर्की और कतर, दो में लगातार एक ये होड़ रहती है कि जो इस्लामिक देशों का सरबराह कौन बनेगा। वो इसलिए अपना वो दिखाने के लिए कि देखो हम ही काम आते हैं, वो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ देते हैं। दूसरी बात यह है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कुछ पैसों के लिए बिक जाता है, अपनी जमीन का, अपने युवा का रेडिकलाइजेशन और वहां से आतंकवाद को दुनिया में फैलाने में सहायता करता है। अब ये काम तुर्की या कतर अपने देश से नहीं करना चाहते हैं। एक डर्टी वर्क करने के लिए उनको एक डर्टी कंट्री चाहिए, तो वो डर्टी कंट्री उनके लिए पाकिस्तान है।
तीसरे नंबर पे आते हैं जैसे सऊदी वगैरह देते हैं, तो सऊदी वगैरह वो इतने कम पैसे देते हैं कि उनको लगता है ठीक है, जो एक मुस्लिम ब्रदरहुड है ये हमारा उम्मा का हिस्सा है, इसको पैसे दे दो। आपको पता होगा पिछले साल जब उन्होंने पैसे दिए सऊदी अरब ने, तो उन्होंने कहा खर्च नहीं करो, अपने फॉरेन रिजर्व में जमा करके रखो, जिससे तुम्हें फर्दर दूसरी जगहों से कर्ज मिल पाए। तो स्थिति यह है कि इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो चारों तरफ से फेल है, कोई एक भी पैरामीटर नहीं है जो आगे बढ़ रहा है इनका। मुझे सुन के याद आता है कि बहुत साल पहले 70s में अखबार में खबर आई, तब हमारे देश की भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, कि एनसीटी ने इस बार 5 करोड़ का फायदा किया। मैंने पूरी खबर पढ़ी तो पता चला कि पिछली बार 45 करोड़ का नुकसान हुआ था, इस बार 40 करोड़ का। तो उन्होंने कहा 5 करोड़ का फायदा हो गया। तो जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए आप कोई पॉजिटिव खबर सुनते हैं तो वो वैसी ही होती है। बाकी वहां पर ये पूछने वाला सवाल नहीं है कि समस्या क्या है, पूछने वाला सवाल ये है कि समस्या कहाँ नहीं है। तो मुझे तो वहां का कोई पैरामीटर समस्या से बिना नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम समाप्त कर लिया है। उनके यहाँ करोड़ों स्कूल जाने वाली एज के ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों के बाहर हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, और वो बच्चे जब बड़े होंगे तो इनकी जहालत की एक बड़ी फौज होगी। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो जो पंजाब था, पंजाब पढ़ा लिखा और जिसको कहने संपन्न हिस्सा था, जो जैसा कि मेरे फेलो पैनलिस्ट ने कहा, और वो उनके पास गया था। तो जैसे कहते हैं ना ढाल पर साइकिल चलती जाती है, तो वो जो चीजें थी जब तक चलती रही, अंग्रेजों का बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर चलता रहा, अब वो खत्म हो गया। रिन्यूअल करने का इनके पास न तो कोई प्लान है न तो कोई साधन है। हम लोगों को समस्या ये है कि बगल वाले को अगर खुजली हो जाए तो वो कभी न कभी खुजली आपको लगा ही देता है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या की बात है जिसका कुछ खास उपाय नहीं दिखाई देता। ठीक। पंकज जी हमारे साथ बने हुए। पंकज जी, पाकिस्तान की सरकार लेकिन बार बार ये बात बोल रही है कि जो पाकिस्तान की जीडीपी है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो निरंतर विकास कर रही है। लेकिन अगर बात करें 2.7 की ग्रोथ और महज 9.4 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा भंडार को सुधार का संकेत माना जा सकता है क्या? ये आंकड़े भी कितने सही हैं, मुझे कोई इसके ऊपर पूरा अंदेशा है कि ये आंकड़े सही नहीं है। 2.7% की जो अर्थव्यवस्था है, इससे नीचे की अर्थव्यवस्था मेरे ख्याल से 1.3 की गति से तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था जा रही है, और 1.5 की गति से शायद इटली की अर्थव्यवस्था जा रही है। वो तो इतने राइज कर रहे हैं, ये क्यों इतना दलदल में फंसा जा रहा है? ये फालतू की बात है कि इनकी इकोनॉमी राइज कर रही है, कोई राइज वाइज नहीं कर रही है। इनके यहाँ से आंकड़े भी एकदम गलत निकल करके आते हैं। देखिए, आंकड़े चीन से भी गलत निकल करके आते हैं, लेकिन चीन में बहुत कुछ हो रहा होता है, अभी भी बहुत कुछ हो रहा है, वो तरक्की की राह पर चल रहे हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान है, इसने अपनी एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दिया, ट्रेड एंड कॉमर्स जो भी पहले थोड़ा बहुत था वो खत्म कर दिया, और इन्होंने मजहब की घुट्टी पी ली है, और मजहब की घुट्टी पी करके ये लोग अपने यहाँ जो है वो एक जिहादियों की फौज तैयार कर रहे हैं। आप कभी कभी देखते होंगे जो सोशल मीडिया पर इनके यहाँ के जो जर्नलिस्ट है, जो सिटीजन जर्नलिस्ट हैं, वो लोग लोगों के बीच में जाकर के बातचीत करते हैं। कितनी जहालत भरी जवाब के से भरे होते हैं इनकी बातें, एकदम जाहिलों जैसे बातें करते हैं ये। मतलब किसी को ये नहीं पता कि जीडीपी क्या, उन्हें ये नहीं पता चांद सूरज का, बताइए, उन्हें किसी भी चीज का पता नहीं। और ये जो आप आंकड़े दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, मुझे नहीं लगता बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी सही नहीं। क्या इनका एग्रीकल्चर सही चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्या इनका लोकल ट्रेड सही चल रहा है? नहीं चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सही चल रहा है? नहीं चल रहा है। सर्विस सेक्टर इनका सही है? नहीं चल रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड कुछ चल रहा है? तो नहीं चल रहा है। जो बात अभी हमारी पैनलिस्ट चित्रा जी ने कही थी गधे और वो लड़कियों वाली, तो गधे का मांस जो है चीन में बड़ा ही पवित्र मांस माना जाता है। उनके यहाँ रिचुअल होता है साहब कि अगर कहावत है चीन में कि अगर किसी आदमी को स्वर्ग जाना है तो उसे गधे का मांस खाना ही पड़ेगा। अगर गधे का मांस आपने नहीं खाया तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। उनके यहाँ गधों की बड़ी कमी रहती है, तो उन्होंने अपने मित्र देश से 2 पैरों के 4 पैरों के गधे मंगवा लिए। और जहां तक रही वहां 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चीन में लड़कियों की भारी कमी है। वो मैंने खुद देखा है वहां पर, चाइना में रहते हुए, कि वहां पर इन सब चीजों की कमी है। तो वो लड़कियों के लिए यहाँ से शादियां करवा के ले जाते हैं लड़कियों को, लेकिन वो लड़कियां वहां जाके ब्रॉथल हाउस में उनकी शोभा बढ़ाती हैं। कोई अपने घर नहीं ले जाता शादी करके इन लड़कियों को। शादी के लिए चीन वाले वियतनाम और फिलीपींस की लड़कियां लाते हैं अपने जैसे दिखने वाली, इन लड़कियों को नहीं ले जाते हैं वो।
तो ये जो चाइना का ये पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है वो भी तो ऐसा कुछ नहीं है। नमक का एक एक्सपोर्ट है, सेंधा नमक का एक्सपोर्ट वो करता है। जो चावल है आपका ये बासमती चावल, वो इतना होता नहीं इनके पास कि ये खुद खाएं, एक्सपोर्ट क्या करेंगे? कहीं तो कुछ तो दिखे। और जो ग्वादर बंदरगाह चीन बना रहा है वो भी बन के पूरा नहीं हुआ, हुआ है, एहतजाज चल रहा है। वो ऐसा कोई पोर्ट नहीं जहां से आप कुछ एक्सपोर्ट कर सके, कुछ भी नहीं इनके पास। तो ये कहां से आ रहे हैं आंकड़े कि 2.7 की गति से इनकी जीडीपी बढ़ रही है? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है इस पूरे आंकड़े पर। ठीक है, चित्रा जी हमारे साथ है। चित्रा जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं ये कह रही हूँ, एक्चुअली क्या होता है कि जर्मनी की या इसकी देखें तो इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि उसका 2% भी बहुत ज्यादा होता है। अगर मेरे पास 100 रुपए है और 1% है तो सिर्फ 1 ही रुपया होगा। अगर आपके पास 10 लाख है तो उसका 1% बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक तो बात ये होती है। दूसरा, ये जब अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं तो जब जीडीपी की बात करते हैं तो आज से नहीं 50s से जो इनको डोल मिल रहा होता है ना इधर उधर से, वो उसको भी इसमें जब ऐड करते हैं तब वो अपने आप ज्यादा लगने लगती है। एक्चुअली ना इनकी जो है इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग बेस या सर्विस सेक्टर बेस ऐसी नहीं है। मतलब इतने अरब मिल गए तो वो कहीं ना कहीं खर्च होंगे तो वो उसमें जुड़ जाएंगे इस तरह से। बाकी दूसरा 25% वो फज भी करते हैं। दोनों बातें, तीनों बातें हैं। तो उनकी जो इकोनॉमी है उसको देखकर जो उसका परसेंटेज है देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि 100 रुपए का 1% और 10 लाख का 1% अंतर तो होएगा ही होएगा। तो पैरामीटर और भी है जिसको ये छुपाते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी छुपाते हैं, जो पर कैपिटा है वो छुपाते हैं, और जो प्रोस्पेरिटी के रेट्स होते हैं, एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, वो सारे पैरामीटर ये छुपाते हैं, उस पर बात नहीं करते। और वहां के जो लोकल लोग हैं मतलब वो भी सोचते हैं कि इस पर क्यों ही बात करी जाए, अनकंफर्टेबल है उनके लिए। मैं यही कहना चाह रही थी। ठीक है, लेकिन पंकज जी अगर बात करें हम भारत की, अपने देश की, तो भारत लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। आर्थिक रूप से भी, आत्मनिर्भरता में भारत जितना आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान उतना ही ज्यादा पीछे गिरता जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो इतना बड़ा अंतर है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं कंपैरेटिवली? कंपैरिजन कहीं कर नहीं सकते सर, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। हमारी राइजिंग इकोनॉमी इसलिए क्योंकि हमारी पॉलिसीज कंस्ट्रक्टिव है। हमारा देश किसी देश के विरोध में नहीं बना था। हमारा देश तो मतलब हजारों साल से हमारे देश के टुकड़े सिर्फ इसलिए काट दिए गए क्योंकि उस इलाके में मुसलमान ज्यादा थे और मुसलमान हमारे साथ रहना नहीं चाहते थे। ये एक कटु सत्य है। इसी वजह से मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई, वो एक अलग देश मांगने लगे, इसलिए पाकिस्तान बना, ईस्ट और वेस्ट। तो वो पाकिस्तान बन गया। और उन्होंने, भुट्टो ने ये बात बोली थी और ये बात जिन्ना ने भी कही थी कि हम 1000 साल हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन 1000 साल तक इंडिया से जंग लड़ेंगे, उसे 1000 घाव देंगे। इस तरह की बातें इनके ये नेता बोल चुके हैं। तो आप अगर और बोलते कि दूसरी तरफ ये कहते हैं हम पड़ोसियों से संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं, तो आप सच बोल रहे हैं, आपके प्रेडिसेसर सच बोल रहे थे? पहले आप ये तय कर लीजिए। आपके तो फॉर्मेशन ही इंडिया विरोध के ऊपर हुआ था। तो एक तरफ एक नेगेटिविटी से भरा हुआ देश है, दूसरी तरफ हम शुरू से एग्रीकल्चर में अच्छा कर रहे थे। हरित क्रांति हमारे यहाँ आई तो एग्रीकल्चर में हम बहुत अच्छा करने लगे। हमारे यहाँ फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग, सेकंड 5 ईयर प्लानिंग, थर्ड 5 ईयर प्लानिंग हुई, जिसमें हमने हैवी इंडस्ट्रीज लगाई, फिर दूसरी इंडस्ट्रीज लगा करके हम स्टील हो गया, फिर वो और बाकी सारी चीजें बनाने लगे, इंजीनियरिंग का सामान बनाने लगे। HMT घड़ी उस दौर में बनी थी, हिंदुस्तान मैकेनिक्स लिमिटेड, शायद टेक्निकल समथिंग करके था, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। HMT की घड़ियां हम लोग पहनते थे। वो सिटीजन वाली क्वालिटी जो थी जापान की, वो घड़ियां हमें हमारे देश में मिल रही होती थी। हमारे यहाँ रेडियो बनने लगे, मतलब बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ बनने लगी। मैन्युफैक्चरिंग में हमने अच्छा किया। मैन्युफैक्चरिंग के साथ हम लोगों ने जो सर्विस सेक्टर है उसमें अच्छा किया। प्रोडक्शन में, फैक्ट्री प्रोडक्शन में हमने बहुत अच्छा काम किया। और इसके साथ हमने IITs बनाए, IIMs बनाए, हमने इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई को ज्यादा जोर दिया। उसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स निकलने लगे। और हमारे यहाँ पूरी ओवरऑल जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसने एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया, जिसकी वजह से आप टीवी के उस पार बैठ करके हम मुझसे सवाल कर रहे हो और मैं बैठ के आपको जवाब दे रहा हूं। अगर हम लोग वाकई पाकिस्तान में होते इस समय तो शायद हमारे सवाल भी मजहब के आधार पर ही, मजहब के वो चारों तरफ ही घूमते रहते और कुछ होता नहीं इससे ज्यादा हमारे पास बोलने और कहने को। क्योंकि आप दानिशमंदगी के साथ सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छे स्कूल में पढ़े हुए हैं। क्यों पढ़े आप अच्छे स्कूल में? क्योंकि भारत सरकार ने प्राइवेट या पब्लिक स्कूल इस तरह के बनाए जहां पर कि एक सापेक्षता के साथ आपको अच्छी शिक्षा दी गई। और निम्न लेवल की शिक्षा से, प्राइमरी लेवल की शिक्षा से लेकर के उच्च लेवल तक की शिक्षा आपको अच्छी दी गई।
और आपके माँ बाप ने भी आपके दिमाग में ये बात भरी होगी कि भाई आप पढ़ोगे लिखोगे तो बहुत अच्छा करोगे, इसलिए पढ़ लिख करके आप यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ पढ़ लिख करके रिसर्च और राइटिंग का काम कर रहा हूँ। ठीक है, चित्रा जी के पीछे आप देख सकते हैं इतनी सारी किताबें भरी हुई है, वो उतनी सारी किताबें पढ़ती होंगी, तो ये सब अच्छी शिक्षा का नतीजा है ना। तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर यहाँ से भरी है। इसके अलावा हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें ये नहीं बताया कि पाकिस्तान को मार दो, पाकिस्तान को काट दो, अफगानिस्तान में ये कर दो, उधर जाके ये कर दो, टेररिस्ट बन जाओ, मजहब के नाम पर बंदूक उठा लो। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये नहीं सिखाया। हमारे बुजुर्गों ने ये बोला, भैया अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे इंसान बनोगे, समाज में तुम्हारी इज्जत होगी। तो इस तरह की सोच के साथ भारत बना, पूरा भारत इस तरह से। आप देखे होंगे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे यहाँ ऐसे भी हैं, मिड और स्मॉल लेवल के और बड़े लेवल के भी, जो बचपन उनका गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाई, 4-4, 5-5 हजार करोड़ रुपए की इंडस्ट्री लगा दी। अगर हम बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज, नाम यहां लेना उतना उचित नहीं, लेकिन ये क्यों बने सब? क्योंकि पूरा का पूरा देश जो है एक पॉजिटिव रास्ते पर आगे जा रहा था, कंस्ट्रक्टिव रास्ते पर आगे जा रहा था। और दुनिया के देशों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लोकतंत्र में भरोसा रख करके हमारे यहां इन्वेस्टमेंट भी किया। हमारे यहां की ढेर सारी सरकारों ने बहुत मेहनत करके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने में मदद की देश में, और इसकी वजह से हमारे यहां विदेशियों ने, क्योंकि हमारे यहां चीप और बेस्ट लेबर मिलता था, इसी वजह से बहुत सारे फॉरेन कंपनीज यहां पर आकर के अपना इन्वेस्टमेंट करी, फैक्ट्री लगाए उन लोगों ने। उसकी वजह से हमारे यहाँ के लोगों की कमाई में बढ़ा हुआ, और इन सब ने जीडीपी में इजाफा किया। तो ये सारी चीजें मिल करके आज भारत इस मकाम पर है कि दुनिया में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप जिससे तुलना कर रहे हैं, हमें तो नाम नहीं लेना चाहिए उस देश का। हमें अपनी तुलना चीन से करना चाहिए, दक्षिण कोरिया से, जापान से, अमेरिका से, जर्मनी से करनी चाहिए तुलना। ये क्या है जो मजहब के नाम पर एक देश बन गए और फिर हमसे दुश्मनी 1000 साल तक करेंगे? इन लोगों से हमारी तुलना ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है ऋतिक जी, बिल्कुल। तो ये तो साफ तौर पर देखा जा सकता है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान जिस तरीके से इस कर्जे के दलदल में दबता जा रहा है, पाकिस्तान के आने वाला समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों को धन्यवाद। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम द वॉर में इतना ही। आप बने रहे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ टीवी 100 पर।